जय साथियों, नमस्कार। मैं प्रभात रोशन आपका स्वागत करता हूं द एग्जाम रूल्स में। दोस्तों, हम वायुमंडल एटमॉस्फेयर का एमसीक्यू लगभग 5 वीडियो में, यानी 5 से 7 ऐसे कुछ करके मिनट में हमने खत्म कर किया है। लगभग 10 क्वेश्चन, मान लो 10 से 11 12 क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन हमने खत्म कर दिया है। और आज स्टार्ट किया है सूर्य तप स्टार्ट किया, और इसको भी हमने थ्योरी भी पढ़ा है पिछले वीडियो में। इसी चैनल पर तुम्हें मिल जाएगा, देख सकते हो जाकर के थ्योरी में हमने क्या बताया था, और उसी से रिलेटेड आज क्वेश्चन हम देखेंगे। भाई ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद एक और पार्ट आएगा जो इसमें 10 क्वेश्चन या उससे ज्यादा क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं, तो अभी आ सकते हैं। तो भाई सूर्य तप के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो इसमें हमने बताया था कि विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और विध्रुवें, ये सब चीजों के बारे में हमने जाना था। तो कहते हैं ना, ठोकरें खाकर भी न संभले तो मुसाफिर का नसीब, ठोकरें खाकर भी न संभले तो मुसाफिर का नसीब, और वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज अदा ही कर दिया था। भाई पत्थर कितना तुम्हें संभालेगा, संभल जाओ, संभलना तो तुम्हें खुद ही है। तो हमने सूर्य तप का जो एमसीक्यू न्यू क्वेश्चंस हैं जो हमने खुद बनाए हैं, अगर उसके बारे में देखेंगे तो उससे पहले हम थोड़ा सा जान लें ग्लोब के बारे में, मैप के बारे में थोड़ा सा जान लें। भाई देखो, सबसे पहले जो बीच में से, यानी कि पृथ्वी के बीच से जो काल्पनिक रेखा खींची गई है उसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। जो 0 डिग्री होती है वही 23.5 डिग्री होती है। जो इसे हम अगर उत्तर की तरफ चाहोगे तो उसे हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, और अगर दक्षिण तरफ आओगे तो उसे हम मकर रेखा कहते हैं। और ऊपर चले जाओगे, ऐसे रेखाओं के ऊपर पार करते जाओगे, एक समय ऐसा आएगा, एक ध्रुव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ध्रुव आ जाएगा। चाहे साउथ में चले जाओ, चाहे नॉर्थ में चले जाओ, दोनों तरफ ध्रुव आएगा तो जरूर। जैसे विषुवत रेखा दोनों तरफ है। भाई एक इसको तो वृत्त भी कह सकते हो। अगर काटोगे पृथ्वी को एक काल्पनिक के तौर पर, एक कहीं ऐसा मिलेगा। देखो, कहीं ऐसा मिलेगा, एक कटोरा में, ठीक इस तरह का कहीं ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो एक वृत्त ही तो है ये, तो उसी तरह है। अभी पूरा है तो इसमें तुम वृत्त कह सकते हो, लेकिन इसमें 0 डिग्री कह लो, क्योंकि बीच से, पृथ्वी के बीच से जा रही है। और वहीं थोड़ा सा ऊपर चले जाओगे तो एक कर्क रेखा है जो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है, से गुजर रही है। भाई अब थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, तो उस पे अगर नहीं समझ में आएगा तो उस पे हम फील करेंगे इसी चीज को। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी को सूर्य की सतह से प्राप्त होने वाली ऊष्मा को हम किस नाम से जानते हैं? पृथ्वी को सूर्य की सतह से प्राप्त, जो सूर्य की सतह से पृथ्वी को प्राप्त हो रहा है ऊष्मा, उस ऊष्मा को हम क्या कहते हैं? यह ऊष्मा भाई एक ही नहीं है, ये आती है जब वायुमंडल में, तो तरह तरह के जो गैसें हैं उसमें तो समाहित होती हैं। तो फिर ये क्या कहते हैं? इसको हम फोटान के रूप में प्राप्त करते हैं। अब भाई फोटान यह क्या है? यह गैसों का ग्रुप है। गैसों का ग्रुप कह दो या समूह कह दो, ठीक है। क्या है? गैसों का ग्रुप है या समूह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धरातल पर प्रति इकाई सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? धरातल पर प्रति इकाई सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्थिरांक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? यह सौर स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर स्थिरांक कहते हैं। स्थिरांक, इसे क्या कहते हैं? सौर स्थिरांक कहते हैं। किसको सौर स्थिरांक कहते हैं? धरातल पर प्रति इकाई सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को हम क्या कहते हैं? सौर स्थिरांक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे हम सौर स्थिरांक कहते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भाई सौर स्थिरांक के बारे में भी हमने चर्चा किया है। पिछले वीडियो में जाकर देख लोगे। आई थिंक पहला ही वीडियो है जिसमें हमने इसके बारे में चर्चा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य तप का विकिरण किसे कहते हैं? सूर्य तप का विकिरण किसे कहते हैं? भाई धरातल पर, अगर देखो पृथ्वी पर चले आओगे, धरातल पर आओगे तो कहीं तुम्हें कहीं खाड़ी मिलेगी, कहीं तुमको पर्वत, पठार, नदी, झरने, ये सब चीजें मिलेंगी। तो क्या ऐसा संभव है कि पृथ्वी पर हर जगह समान
सूर्य तप प्राप्त हो या समान ताप हो या समान तुमको जल मिले, ऐसा तो नहीं ना है, ऐसा तो है नहीं ना। तो क्या कह रहा है कि सूर्य तप का विग्रहण किसे कहते हैं, सूर्य तप का विग्रहण किसे कहते हैं, तो भाई धरातल पर सूर्य तप एवं सूर्य तप जो है सर्व समान या एक समान रूप से नहीं पाया जाता है, एक समान रूप से नहीं पाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सूर्य तप का विग्रहण कहते हैं, उसी क्या कहते हैं, सूर्य तप को विग्रहण कहते हैं। अलग अलग तरह से यह वितरित होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विषुवत रेखा पर सूर्य तप 100% है, अगर विषुवत रेखा पर यहाँ पर 100% है, अगर 100% है विषुवत रेखा पर सूर्य तप, तो ध्रुवों पर कितना होगा, ध्रुवों पर कितना होगा भाई 40%, सॉरी हाँ सही है, इसमें कितना होगा 40% होगा। और वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5वां नंबर क्वेश्चन अपना है, धरातल पर सूर्य तप को कितने मंडलों में विभक्त किया जाता है, विभक्त किया गया है, धरातल पर सूर्य तप को कितने मंडलों में विभक्त किया गया है, धरातल पर सूर्य तप को कितने मंडलों में विभक्त किया गया है, धरातल पर सूर्य तप को कितने मंडलों में विभक्त किया गया है, तो भाई कितने मंडलों में विभक्त किया गया है, तो भाई 3 मंडलों में विभक्त किया गया है, 3 मंडलों में विभक्त किया गया है। पहला है जिसे हम क्या कहते हैं, पहला है अपना जिसे हम कहते हैं निम्न अक्षांश कहते हैं, पहला है तो क्या कहते हैं, इसको हम निम्न अक्षांश कहते हैं, निम्न अक्षांश कहते हैं, क्या कहते हैं, निम्न अक्षांश कहते हैं। पहला है जिसे हम निम्न अक्षांश कहते हैं। धरातल पर सूर्य तप को कितने मंडलों में विभक्त किया गया है, तो कितने मंडलों में विभक्त किया गया है, तो कितने मंडलों में, 3 मंडलों में। अब पहले मंडल को हम क्या कहते हैं, निम्न अक्षांश कहते हैं, निम्न अक्षांश कहते हैं। वहीं दूसरे मंडल की बात करोगे तो आयनवर्ती कहते हैं, क्या कहते हैं, आयनवर्ती कहते हैं, आयनवर्ती कहते हैं, क्या कहते हैं, आयनवर्ती कहते हैं, ठीक है। वहीं अगर सूर्य तप को कितने मंडल में विभक्त किया गया, अगर इसको बात करोगे तीसरे नंबर पर कौन आता है, जो तीसरे नंबर पर आता है उसे हम क्या कहते हैं, उच्च सूर्य तप कहते हैं, उसे हम उच्च सूर्य तप कहते हैं, सूर्य तप कहते हैं, उच्च सूर्य तप कहते हैं, उच्च सूर्य तप कहते हैं। धरातल पर सूर्य तप को 3 मंडल में विभक्त किया गया है। पहले को हम कहते हैं निम्न अक्षांशीय सूर्य तप, और दूसरे कहते हैं आयनवर्ती सूर्य तप, तीसरे कहते हैं उच्च सूर्य तप कहते हैं। वही अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भाई है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां नंबर पर आता है, मध्य अक्षांशीय सामान्य सूर्य तप इन अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, मध्य अक्षांशीय सूर्य तप इन अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, तो किन अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, किन अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, तो भाई 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के मध्य पाया जाता है, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के मध्य पाया जाता है। और यह दोनों गोलार्धों में एक क्रियाएं होती हैं, यह दोनों गोलार्धों में एक क्रियाएं होती हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, किस अक्षांश पर एक बार अधिकतम व एक बार न्यूनतम सूर्य तप प्राप्त होता है, किस अक्षांश पर एक बार अधिकतम और एक बार न्यूनतम सूर्य तप प्राप्त होता है, तो कौन सा है, वह कौन सा है, मध्य अक्षांशीय सूर्य तप। एक मध्य अक्षांशीय जो सामान्य सूर्य तप है वहां पर एक बार अधिकतम व एक बार न्यूनतम सूर्य तप प्राप्त होता है, एक बार न्यूनतम और एक बार अधिकतम सूर्य तप प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन अपना है, किस अक्षांश पर ऋतुवत असमानता पाई जाती है परंतु वर्ष भर सामान्य रहता है, वहां पर ऋतु परिवर्तन वहां पर नहीं होता है ज्यादातर, लेकिन ऋतुवत जो है असमानता पाई जाती है किस अक्षांश पर ऋतुवत परिवर्तन पाया जाता है, कौन सा अक्षांश है वह अक्षांश है अपना, वह अक्षांश मध्य अक्षांशीय है, वह कौन सा है, वह मध्य अक्षांशीय सामान्य सूर्य तप है, सामान्य सूर्य तप है, मध्य अक्षांशीय सामान्य सूर्य तप है, मध्य अक्षांशीय सामान्य सूर्य तप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जो 9वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस मंडल में सूर्य की किरणें कभी भी लंबवत नहीं पड़ती हैं, किस मंडल में सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ती हैं, किस मंडल में सूर्य की किरणें कभी भी लंबवत नहीं पड़ती हैं, भाई तो क्या है वह, उच्च अक्षांशीय न्यूनतम सूर्य तप, उच्च अक्षांशीय न्यूनतम सूर्य तप, उच्च अक्षांशीय न्यूनतम सूर्य तप, ठीक है ना।
उच्च अक्षांश से न्यूनतम सूर्य तक पर सूर्य की किरणें कभी भी लंबवत नहीं पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूर्य के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, सूर्य के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सूर्य के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सूर्य के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सूर्य के किरणों को प्रभावित करने वाले, सूर्य के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? इसमें कौन कौन से कारक हैं जो सूर्य के वितरण को प्रभावित करता है? तो भाई क्या है, सूर्य के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं बताओ भाई, कौन कौन से हैं? कमेंट बॉक्स में जवाब दो, कौन कौन से हैं जो सूर्य के वितरण को प्रभावित करता है? जो सूर्य के वितरण को प्रभावित करता है वो कौन कौन से हैं जो सूर्य के वितरण को प्रभावित करता है? तो भाई पहला है सूर्य के किरणों का सापेक्ष तिरछापन। सूर्य के किरणों को, पहला है अपना सूर्य के किरणों का सापेक्ष तिरछापन। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा है अपना इसमें दिन व रात की अवधि। दिन व रात की अवधि, ठीक है। और तीसरा क्या कह रहा है अपना तीसरा इसमें है जिसको हम ऐड कर सकते हैं, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी और चौथा है जो सूर्य के वितरण को प्रभावित करता है, जो है सौर कलंक है। सौर कलंक है। अभी पांचवा की बात करेंगे। जो पांचवा है जो सूर्य के वितरण को प्रभावित करता है, जो पांचवें नंबर पर आता है, वायुमंडल का प्रभाव। वायुमंडल का प्रभाव, ठीक है, जो सूर्य के वितरण को क्या करता है, प्रभावित करता है। भाई सौर कलंक भी क्या है उसके बारे में भी हमने चर्चा किया है। सौर कलंक क्या है उसके बारे में भी हमने चर्चा किया है। तो सौर कलंक क्या है उसके बारे में भी चर्चा किया है। पहला ही वीडियो है जिसमें तुम्हें जाकर के देखना पड़ेगा कि सूर्य की किरणों को सौर कलंक क्या है, किसे कहते हैं, हम क्यों कहते हैं उसे सौर कलंक, उसके बारे में हमने पहले ही वीडियो में बताया है, जाकर देख लेना। और भाई भूलना मत सब्सक्राइब कर देना, चैनल को शेयर भी कर देना, इच्छा होगी तो करना, मैं जोर नहीं दूंगा। जो यह जान चुके हैं कि दूसरों से किसी की तरह की उम्मीद करना व्यर्थ है। बिना मतलब का किसी और से अगर तुम उम्मीद पाल कर रखोगे कोई मतलब उसका नहीं है। खुद पर भरोसा करो। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है पर हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है पर हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता कुछ नहीं है जिंदगी में। जो डरते हैं उनको जिंदगी में कुछ नहीं मिलता है। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। भाई ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता देना। बाकी रही बात सब्सक्राइब शेयर की, लाइक करने की, अगर इच्छा होगी, अच्छा लगा होगा सेशन, तुम्हारे काम का होगा, जरूर कर देना, नहीं तो तुम्हारी इच्छा है, बाकी तो मैं क्या ही कहूँ। चलो अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, इसी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू इंडिया।